हेलो नमस्कार। B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं आपसे बात करूंगी किताबों की, कुछ आपकी पसंद की तो कुछ अपनी। आज मैं आप लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा सराही गई एक किताब लेकर के आई हूँ। यह है अनिल यादव जी की कीड़ा जड़ी। अनिल यादव जी के बारे में जो भी बोलो वो कम है, जैसे सूरज को दिया दिखाना। अनिल यादव एक नामवर यायावर संवेदनशील लेखक और गंभीर पत्रकार हैं। अब तक उनकी 4 किताबें प्रकाशित हैं। उनका कहानी संग्रह नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती और उत्तर पूर्व पर आधारित यात्रा वृतांत वह भी कोई देश है महाराज काफी चर्चा में रहा है। 2018 में उनकी कथेतर किताब सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है को अमर उजाला शब्द सम्मान मिल चुका है। लंबी कहानी गौ सेवक के लिए उन्हें हंस कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। अनिल जी को उनके लेखन और उनके कथा शिल्प के लिए ही सबसे ज़्यादा जाना जाता है और सराहा जाता है। नई पीढ़ी के लेखकों में संभवतः वे बिरले हैं जिन्होंने दृश्य के अंदर का अदृश्य देखने की क्षमता अर्जित कर ली है। कीड़ा जड़ी के प्रकाशक हैं हिंद पॉकेट बुक्स, पेंगुइन हिंद पॉकेट बुक्स, और यह प्रकाशित हुई है जिसके की पेज हैं कोई 200 और इसकी कीमत है 250 रुपये यानी 250 रुपीज़। इसमें से मैं आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा सा अंश एक लाई हूँ। मेरा बड़ा मन है कि मैं इसे आपको पढ़ के सुनाऊं। मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ। ज्योति अपने स्कूल जा रही है। सुबह की धूप में उसके सिर की काली खूंटियों की नोकें चमक रही हैं। चढ़ाई पर बाकी बच्चों से पीछे छूट गई है। मैं कहता हूँ रास्ता भूल गया हूँ। अगर तुम्हें पता है तो जरा सरनी स्कूल के मोड़ तक छोड़ देना। वह अविश्वास से आंखें सिकोड़ कर देखती है, फिर उंगली पकड़कर चलने लगती है। उसकी धीमी चाल से ऊब कर मैं आगे निकलता हूँ तो वह वहीं खड़ी हो जाती है। उसकी तनी आंखें पूछती हैं, रास्ता कौन जानता है, तुम या मैं? मुझे पीछे होना पड़ता है। रास्ते के किनारे घर के आगे अपनी बीमार भेड़ के पास एक बूढ़ी आमा बैठी हुई है जिसके गले में एक हार जैसा चौड़ा गहना स्वेटर के ऊपर चमक रहा है। मैं सिर झुकाकर धीमे से पूछता हूँ, असली सोने का होगा? उसकी मुट्ठी कस जाती है। ऐसी बेवकूफ़ी की बात कोई पूछता है क्या? वह हाथ झटक देती है। जहां से सरनी का रास्ता नीचे की ओर अलग होता है, जल्दी से पहुंचकर वह हाथ फैलाकर इशारा करती है। मैं मुड़ने के बजाय उसके पीछे चलता जाता हूँ। वह गुर्राती है, मास्टर तू अपने स्कूल जा। मैं नहीं मानता तो अपना सिर मेरे घुटनों के बीच धंसाकर ठेलने लगती है। मैं किनारे से निकलना चाहता हूँ तो दौड़कर हाथ फैलाकर आगे खड़ी हो जाती है। वह नहीं चाहती कि मैं उसके स्कूल जाऊं और उसके बच्चों के बीच उसे बिना ड्रेस और बस्ते के देखूं। झाड़ियों के पीछे से एक आदमी नंगे पांव पत्थरों पर मजबूती से उचकते हुए चला आ रहा है। राम राम जी, स्कूल को चले। वहां जो बच्चों का खाना बनाती है मेरी प्यारी है, मतलब मेरे लड़के से शादी हो रखी है उसकी। अच्छा, आप कहाँ को चले? वह खुद से बात करने की मुद्रा में आ जाता है। मेरे कहीं जाने का क्या मतलब है? मैं कौन होता हूँ कहीं जाने आने वाला? रामचंद्र जहाँ भेजता है चला जाता हूँ, नहीं तो उसके परमिशन के बिना कहाँ किसी का और किधर को पैर उठने वाला हुआ। ज्योति कुछ दूर जा चुकी है, गर्दन घुमाकर चिल्लाती है, बाबा रामदेव होटल में मैगी खाने जा रहा है। अच्छा जी, तेरा पापा देता है पैसे मैगी के लिए? वह हंसता है। मेरा ध्यान उसके सिर के घूमड़, भारी जबड़े और पुरानी रजाई हो चुके बेडौल कोट पर अटक जाता है। याद आता है बेला इसी आदमी के बारे में कहती है, आप कभी बात कर लेना, मुझसे आजकल जरा नाराज रहते हैं। यह सरनी थोक का शोभन सिंह दानू है, लेकिन उसका नाम लोग भूल गए हैं। हर कोई रामदेव कहता है। ऐसा तब से है जब भगवान राम ने उसे दर्शन और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दुख से नहीं दूसरे का सुख देखकर परेशान होते हैं। जलने वालों ने नंबर जब्त करा दिया। कोई रास्ता नहीं मिला तो वह विरोध में नंगे पैर रहने लगा। 4 साल से जूता चप्पल नहीं पहनता, बर्फ में भी नहीं।
उसे स्थानीय थाने से भगवान का नंबर छुड़ाना है और उन गांव वालों को सजा दिलानी है जिन्होंने उसके परिवार के लोगों की मति फेरकर इतने दुख दिए कि उन सभी की अकाल मृत्यु हो गई। वह आधे हाथ जोड़कर कहता है, आप देखो, पढ़े लिखे आदमी हुए, मेरे केस में कुछ कर सकते हो तो करो, मेरा तो ऐसा ही ठहरा, लोग पागल जैसा समझते हैं। तो आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ अनिल यादव जी से अपनी एक बातचीत। नमस्कार अनिल जी, आपका बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में स्वागत है, अभिनंदन है। और आपसे एक चीज जाननी थी पहले तो कि ये जो विधा आपने अपनाई ये अपने यहाँ स्वतः आप तक आई कि आपने इसके लिए कुछ प्रयास किया था? प्रयास तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, मुझे तरह तरह के ट्रेवल अकाउंट्स पढ़ना बहुत शुरू से पसंद था। मुझे याद आता है कि मैंने जो पहला ट्रेवल अकाउंट पढ़ा था और जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था वो एक धार्मिक ट्रेवल अकाउंट था। स्वामी विवेकानंद की एक किताब है परिव्राजक जी, जिसमें पहली बार मैंने उनका जो घूमने का स्टाइल है, करतल भिक्षा करतल वास वो पढ़ा मैंने। तो एक तरह से ट्रेवल अकाउंट्स को पढ़ने का चस्का ही मुझे इस विधा तक ले आया, ये कह सकते हैं। फिर जो आपने उसमें तरह तरह के प्रयोग किए वो भी क्या स्वतः आते गए? नहीं, वो तो मेरा है, वो इसलिए है कि मेरा ये यकीन है कि जो कंटेंट होता है उसका जो नेचर, उसका जो लेटेंट नेचर है, उसके अंदर छिपी हुई जो उसकी प्रकृति है, वही आपकी भाषा, वही उसका प्रेजेंटेशन, वही उसका स्टाइल, वही उसका नैरेटिव सेट करती है। तो मुझे जो कुछ रहस्यमय, आकर्षक और काम का लगा उसे एक्सप्रेस करने के चक्कर में जैसा कुछ बन गया वो सामने है। ये इस तरह से ये भाषा और ये प्रेजेंटेशन आया, ये कह सकते हैं। इसमें जैसे कि आपने या जो कोई देश है महाराज या कीड़ा जड़ी, इन सब किताबों में जैसे कि एक लेखक नजर आते हैं, क्या अनिल यादव जी भी वैसे ही हैं? काफी कुछ, बिल्कुल ठीक तो नहीं कह सकता कि मैं वैसा ही हूँ, लेकिन हाँ कीड़ा जड़ी में मैंने ये प्रयोग करने की सोची थी, लेकिन उसको मैंने फिर बाद में पोस्टपोन कर दिया क्योंकि ज्यादा जटिल हो रहा था। मैंने शुरू में सोचा था कि अगर इसे इस तरह से लिखा जाए कि मैं नरेटर को भी देखूं, पहले तो मैं पिंडर वैली को देखूं और फिर पिंडर वैली को जो नरेट कर रहा लेखक है मैं उसको देखूं और मैं कहीं दूर खड़ा रहूं। और इससे क्या होगा कि उस नरेटर की भी जो खूबियां खामियां हैं वो सामने आती रहेंगी और मुझे मजा आएगा अपने को ही देखने में, दो हिस्सों में बांट के जी। लेकिन हुआ क्या कि वो नरेटर जो है वो कंटेंट के बीच में और रीडर के बीच में एक बहुत बड़े फिल्टर की तरह या एक अवरोध की तरह बनने लगा। मैं 30 पन्ने मैंने शुरू के ऐसे ही लिखे थे। अच्छा। तो फिर मैंने हटा दिया। तो मैं तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अपने स्टाइल के साथ जी। और जिस पर मन ठहरता है फिर वो फाइनल होता है। ये तो लेखन का एक प्रक्रिया भी होगी ही कि हमें जैसे बनता जाएगा शुरुआत वैसे करनी है, उसके बाद जो सुझाएगा और जो सधेगा उस पे आगे बढ़ना होगा। हाँ, होता ही यही है, ऐसे ही अटकते भटकते आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि अनिल जी ने सबसे पहली किताब कौन सी पढ़ी जो उनको याद रह गई? हेलो, आवाज लड़खड़ा रही है। मैं पूछ रही हूँ कि अनिल जी आपने सबसे पहली किताब कौन सी पढ़ी जो याद रह गई? हाँ, जो मैंने पढ़ी और मुझे याद रह गई अपने जीवन में जी। सबसे पहली किताब जो मुझे याद आ रही, हाँ, मुझे जो याद है पहली किताब वो है एक रशियन नॉवेल है बोरिस पोलोवेई का असली इंसान। ओके। हाँ, वो एक पायलट है जो नाजियों के खिलाफ लड़ता है और वो उसका जहाज गिर जाता है और उसके पैर काटने पड़ते हैं और उस हालत में वो घिसटते हुए अस्पताल पहुंचता है और कटे हुए पैरों के साथ रिक्रूटर्स को धोखा देके फिर वो एयरफोर्स में भर्ती हो जाता है और 4 जहाज गिराता है।
क्या बात है। तो वो एक मजेदार किताब थी। और दूसरी दूसरी किताब मुझे याद है, हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड। वो भी एक उसी समय के आसपास पढ़ी किताब है। अच्छा अच्छा, आप कितनी भाषाओं में पढ़ते हैं या किन भाषाओं को पढ़ना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी में जी। और दूसरे नंबर पे कुछ मेरी अपनी बोली में मिल जाए, भोजपुरी में मिल जाए, अवधी में मिल जाए, वो पढ़ना ज्यादा पसंद है जी। थोड़ा बहुत संस्कृत में भी, और हिंदी तो खैर है ही। तो ये तीन भाषाएं, ये दो भाषाएं और एक बोली कह सकते हैं। जी जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू किया उसमें बाय चांस ऐसा हुआ कि मल्टी लैंग्वेज जो है वो लोग नहीं मिल पाए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप सब में सहज हो जाते हैं पढ़ने में? सहज में हाँ, मैं अंग्रेजी में ज्यादा सहज हूँ हिंदी की तुलना में। उसकी वजह ये है कि जो मेरी पढ़ाई का माध्यम था वो एक तो अंग्रेजी भी था और हिंदी भी था, लेकिन बहुत स्कूल बदले गए बचपन में, तो कहीं अंग्रेजी होता था, कहीं हिंदी होता था। देहात में हिंदी हो जाता था, शहर में अंग्रेजी हो जाता था। हाँ हाँ। और दूसरा ये है कि मेरी पढ़ाई लिखाई में साहित्य बहुत कम था। मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने बीएससी किया, आधा एमएससी किया और फिर उसके बाद सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म की पढ़ाई की। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक तरह से गैर साहित्यिक बैकग्राउंड कह सकते हैं। तो इस नाते मेरी गति इंग्लिश में थोड़ी ठीक हुई जी। और हिंदी पढ़ने में भी मजा आता है, लेकिन बहुत रेयर, मतलब टेक्स्ट बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए तभी मजा आता है। ओके। अच्छा, कोई ऐसा पात्र है जो आपको बहुत इंस्पायर कर गया हो? कभी ऐसा पढ़ा हुआ कोई पात्र? बहुत सारे पात्र, एक दो पात्र नहीं, बहुत सारे पात्र। हाँ 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 हाँ। जैसे 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 माय ग्लोरियस ब्रदर्स का डेविड, मुझे बहुत प्रभावित किया उसने। या फिर हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड का मिस्टर गैडफ्लाई, वो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और जैसे लू शून की कहानियों का वो अधपगला जो पूछता है कि भैया क्या लोग इंसानों को खा जाते हैं, मुझको भी खा जाए। वो बहुत सारे पात्र हैं, एक दो पात्र नहीं। रेला है जैसे जैसे जॉन स्टीनबेक का ग्रेप्स ऑफ रेथ का जो हीरो है, वो उस हीरो से भी ज्यादा उसमें जो एक पादरी है जो बाद में मजदूरों के आंदोलन में माइग्रेट करने वाले लोगों के आंदोलन का नेता बनता है और मारा जाता है, वो इस तरह के बहुत सारे पात्र याद हैं। तो जो क्या ऐसा भी होता है, क्योंकि आप इतना यात्रा करते हैं, तो क्या ऐसे भी कोई पात्र मिले हैं जो कि आपके दिमाग में रुक गए या जिन्होंने आपको सीरियसली बहुत इम्पैक्ट पहुंचाया हो? बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। कुछ क्या मैं बताऊं क्या एक ऐसे पात्र के बारे में? हाँ। बताइए। एक ऐसा पात्र मुझे मिला था असम में। अच्छा। तो मैं दरअसल वो बनवा रहा था अरुणाचल के लिए इनर लाइन परमिट। अच्छा। कहीं मोहनबारी में शायद। तो एक आदमी था वो मतलब वो अपने ऑफिस के किसी साहब वहाब का इनर लाइन परमिट, उनके फैमिली में कोई गेस्ट आए थे, उनका इनर लाइन परमिट बनवाने के लिए लाइन में खड़ा हुआ था। और वो सवेरे से खड़ा हुआ था और गालियां दिए जा रहा था कि ये लोग काम नहीं करते, वो नहीं करते। तो मैंने उसको पकड़ के अपने आगे खड़ा कर दिया। मैंने कहा कि भाई गाली मत दो, मैं देखो तुमको थोड़ा आगे कर दे रहा हूँ, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। फिर भी नहीं माना। तो फिर जो काउंटर पे लड़की बैठी हुई थी उसके बाल बहुत सुंदर थे, घुंघराले बाल, और उसकी जुल्फें लटक रही थी उसके गालों पे। तो मैंने उसको कहा कि वो देखो ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और वो हंसती है तो मौसमी चटर्जी जैसी लगती है, उसके दांत एक एक चढ़े हुए थे। तो वो आदमी रोने लगा। उसने कहा कि मैं तो ये सब देखना ही भूल गया था, मैं तो एकदम मेरे जीवन से ये चला ही गया था। तो खैर जब परमिट बन गया तो उसने कहा कि तुमने मुझे आज अद्भुत चीज दिखाई, चलो मैं तुमको अपने गांव ले चलता हूँ, घर ले चलता हूँ। तो वो फिर मुझे अपने घर ले गया। फिर उसने अपनी माँ से मिलवाया मुझको।
और अपनी माँ से बोला कि ये देखो, ये लड़का दिल्ली से आया है और इसने अपने सारे अधिकार मुझको दे दिए हैं। मतलब उसको मैंने अपने आगे जो खड़ा किया, हाँ, तो उसने कहा इसने अपने सारे अधिकार मुझको दे दिए हैं। क्या बात है। और फिर उसके बाद उसकी माँ ने बहुत बढ़िया बढ़िया सब खाना वाना बना के खिलाया, असमिया व्यंजन। और उसके बाद उसने एक ठेला गाड़ी में मुझको बिठा के पूरे गांव का चक्कर लगाया। उसमें पुआल बिछा हुआ था और मुझे लिखा के पूरे गांव को दिखाया, ओ है ये हमारा अतिथि, यहाँ से है ये हमारा अतिथि, यहाँ से। अपने अतिथि को उसने गांव भर को दिखाया। क्या बात है। हाँ, तो फिर वो उस तरह की बात नहीं भूलते। ये सहजता मिलते जो रहते है बहुत विलक्षण है। बात तो सही है, लेकिन अब मिलते हैं, इस तरह की बात भी मिलते रहते हैं। बहुत ही सुंदर लगा। मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपको उस वक्त कैसा लगा होगा जब पूरे गांव में आप पुआल वाली गाड़ी के ऊपर घूम रहे होंगे। सुख। और अगली सुबह तो और मुझे रोना आ गया। अगली सुबह उस गांव की बहुत सारी औरतें, बच्चे मुझे बस स्टॉप पे छोड़ने आए। और औरतों ने मुझे 5-5 रुपए, 2-2 रुपए दिए विदाई के। ओहो, ये जो सम्मान और ये जो अपनापन है, ये तो बहुत ही अनूठा है अपने आप में। कहाँ मिलता है? हाँ, वो वैसा सम्मान वैसा सम्मान फिर नहीं मिला जिंदगी में, एक ही बार मिला है। देखिए, आपने जब वो प्रयास शुरू किया था उसको कूल डाउन करने का, तो आपको खुद नहीं पता था कि ये अंत कहाँ लेके जाएगा इसका। नहीं, कैसे पता चल सकता था। मैं तो सिर्फ राहत चाहता था कि मुझे गालियों से राहत मिल सके। अच्छा, ये इस तरह का कोई पात्र या इस तरह का कुछ क्या कभी किसी फिल्म में दिखा? कोई फिल्म आपको ऐसे याद रह गई, इंस्पायर कर गई? मैं फिल्में देखिए कम देखता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे एक फिल्म याद रह गई है। उस फिल्म का नाम है द फर्स्ट काउ। किसी फ्रेंच डायरेक्टर की फिल्म है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर है वो कुछ मंदबुद्धि सा, वो मुझे याद रह गया है। और उसके लिए दोस्ती सुप्रीम वैल्यू है। ओके, वाह। तो वो मुझे याद रह गया है। इस समय में दोस्ती जैसे सुप्रीम वैल्यू को एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये मेरे दिमाग में फंसा हुआ है और मैं अपने दोस्तों मित्रों को कहता रहता हूँ कि वो फिल्म देखने लायक है। और उस फिल्म में उस थोड़े सीढ़ी, थोड़े भोले आदमी का एक गाय से डायलॉग बहुत सुंदर है। उस गाय से बातचीत करता है वो। और वो गाय उसकी बातचीत की वजह से, ये दोनों उसका दूध चुराने जाते हैं उस गाय का, और उसकी मिठाई बना करके, केक बना करके उन्हीं लोगों को बेचते हैं जो गाय के मालिक हैं। ओके। तो और वो बहुत बड़े वो हैं, अमेरिका में गोल्ड रश का जमाना है, तो ये लोग सोना वहाँ कब्जा करने और उसका कारोबार करने गए लोग हैं जिनकी गाय है। ओके। तो वो गाय उस चोर को बड़े आराम से रात में दूध इसलिए देती है कि वो गाय से बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। अरे गाय के साथ एक बनहामी एस्टेब्लिश करता है। अच्छा। मुझे वो पात्र फंसा रह गया है मेरे दिमाग में। बहुत ही अलग तरह का आपका पसंद है। मुझे बड़े पसंद आ रही है कि आपसे बात करते जाने का लगातार मन कर रहा है कि ये बातें लंबी होती जाए, लेकिन हम इसको बहुत छोटा सा सेगमेंट रखते हैं। तो एक अनिल जी, हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए आपकी क्या एक सीख रहेगी या टिप रहेगी? क्या लिसनर से मैं क्या कह सकता हूँ? लेखन और पाठन से जुड़ी हुई कोई टिप्स? मैं यही कह सकता हूँ कि इन दिनों अपना दिल लगाने के, दिल बहलाने के जी हजारों हजार विकल्प टेक्नोलॉजी ने हम लोगों के सामने रख दिए हैं। जी हाँ। और ये सब जो विकल्प हैं, ये आपके इमेजिनेशन को, आपके सोचने के ढंग को कुंद करते हैं और उसको बहुत रिग्रेसिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। चाहे ये रील हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे वीडियोस की भरमार हो। बिल्कुल। और उससे जो भ्रम है बढ़ता जाता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे परस्पर विरोधी और इतनी डिफरेंट दिशाओं से इतने तरह की बातें आप पढ़ते, देखते, सुनते हैं
जी कि जिंदगी में सब कुछ अनिश्चित और भ्रम लगने लगता है, क्या सही है क्या गलत है ये तय करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कहूंगा कि किताबें, अच्छी किताबें खोज के पढ़ना चाहिए ताकि आपका अपना सोचने का प्रोसेस निर्मित हो सके और जी दुनिया को आप अपने ढंग से समझ सकें और किसी नतीजे पे पहुंच सकें, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत और सुंदर। दूसरा, जी लेखन के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो खुद ही उसी रास्ते में पड़ा हुआ लेखक हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन ये है कि अगर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम भावी लेखक कैसे बनेंगे? हाँ, लिखने की कोशिश लोग करते ही हैं, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अंदर लेकिन से ये एक्सप्रेशन का अगर दबाव अंदर है, से आता है। जी 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 ये जो एक्सप्रेशन का दबाव है, ये किसी के कहे सुने का मोहताज मेरा ख्याल है कि नहीं होता है। और मैं तो शायद ही किसी ऐसे टीनेजर को जानता हूँ अपनी जिंदगी में, या नहीं जानता, जी जिसने एक खास समय में अपनी कॉपी में, अपने डायरी में शेरो शायरी, अपने विचार, दुनिया के बारे में अपनी उड़ती पड़ती राय ना लिखी हो। तो लिखते तो सभी हैं थोड़ा बहुत, जी बस ये है कि कुछ उसको आगे तक जारी रखते हैं और कुछ उसको बहुत समय के जल्दी साथ खत्म छोड़ कर देते हैं। देते हैं। जी अच्छा अनिल जी, हम बुक पायरेसी के ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं, तो आपके अपने विचार थोड़े से बताएं हमें। बुक पायरेसी के बारे में क्या बताऊं, जैसे एक बात कही जाती है कि किताबों के दाम बहुत ज्यादा हैं इसलिए बुक पायरेसी जायज है, लोगों को वो सस्ते दामों में उपलब्ध कराती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जी ये जो पायरेटेड बुक्स भी हैं उनकी कीमतें इतनी भी कम नहीं होती हैं कि और दूसरा असली बात है कि पढ़ने की जो भूख या खोज होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। जी तो मुझे लगता है कि अगर पब्लिशर किताबों के दाम थोड़े कम रखें और इसी के साथ साथ ये भी कोशिश करें कि लोगों में पढ़ने की भूख, कुछ खोजने, कुछ तलाशने की भूख जगा सकें किताबों के जरिए, तो ये ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है। सही कह रहे हैं आप, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन एक चीज ये भी है कि बुक्स जब पायरेटेड हो जाती है तो वो कुछ खास किताबें ही होती, सारी किताबें नहीं होती हैं। और जो इस तरह की किताबें होती हैं और अगर पायरेटेड हो भी रही हैं तो भी वो सबसे पहले लेखक का हक मार रही होती हैं, जो मुझे बहुत वरी करता है, क्योंकि लेखन एक ऐसा चीज है कि हर किसी को बहुत पैसे नहीं देता है, लेकिन अगर कोई लिख रहा है तो वो अपनी कोशिश, अपनी मेहनत के साथ उस चीज को लेकर के आ रहा होता है और हम उसको बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन लेखक का हक तो प्रकाशक भी मारता है। जैसे हमारे हिंदी का जो परिदृश्य है जी उसमें लेखक का हक सबसे पहले तो प्रकाशक ही मारता है, कभी ठीक से नहीं बताता कि उसकी किताब। हम फिर भी बुक पायरेशन को जो है वो जायज नहीं कह सकते किसी भी लिहाज से। ना, मैं जायज बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसके बजाय कह रहा हूँ कि लोगों के भीतर किताबों के लिए एक अनुराग या पैदा करने की जरूरत है, और वो अच्छी किताबें छाप के ही पैदा किया जा सकता है, सिर्फ प्रवचन से नहीं पैदा किया जा सकता। नहीं, सही कह रहे हैं आप ये बात। जी ठीक है अनिल जी, मैं अपनी बात बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे की यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू सो मच हमें और हमारे लिसनर्स को समय देने के लिए। ओके, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुनी अनिल यादव जी से कीड़ा जड़ी और उसके अलावा उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें, बहुत ही रोचक बातें, जिस वाकई में बात खत्म करने का या उनको रोकने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें आगे बढ़ना था। तो आज की किस्त में इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका आज यहीं तक का साथ रहा। जय हिंद, नमस्कार।